हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया होंगे। चलिए, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री पे। तो आज जो है हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 नीट और भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपका इससे प्रश्न आता है, लेकिन 12th क्लास में जो है प्रॉपर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक डेरिवेशन है जिसका नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप प्रॉपर बिहार बोर्ड का बात कीजिए तो ये 19, 20, 21, उधर 16, 15 कंटिन्यू इसको पूछता है, क्वेश्चन देता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कौन है? देखिए, पहले देखो। ठीक है, तो ये जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, दे देता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो है व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। जब तक कोटि नहीं समझ में आएगा तो प्रथम और द्वितीय हाफ क्या समझेंगे भाई? तो अभिक्रिया का जो कोटि होता है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया का कोटि जो होता है वेग समीकरण में सम्मिलित जो भी उसके गुणांक होते हैं उन सभी का योगफल होता है। वेग समीकरण अब कैसे लिखा जाता है सर? मान लीजिए एक जनरल अभिक्रिया a प्लस बी, इसका एक्स वाई कोई हमें क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है। तो अब इसका जब हम रेट निकालते हैं तो आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a टू द पावर x और b टू द पावर y, यानी जो भी इसका बेस रहेगा वो घात बन जाता है। वो क्या बन जाता है? घात। यही है रेट नियम। हटेगा एक कांस्टेंट आएगा k, a टू द पावर x और b टू द पावर y। ये हमारा कहलाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या? वेग नियम। ये क्या कहलाता है? वेग नियम। रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग नियम। अब हमें यहाँ से अभिक्रिया की कोटि निकालना होगा, तो अभिक्रिया कोटि बस कुछ नहीं है, वेग नियम में सम्मिलित जितने भी अभिकारक हैं उनके घातों का क्या होता है? योगफल होता है। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा हमारा x प्लस क्या? y। ये हो गया हमारा अभिक्रिया की कोटि। अभी x प्लस वाई अगर आपको पहले नहीं पढ़ा है तो पहले यहाँ कुछ बात समझिए। हम क्या बोले कि सबसे पहले वेग नियम बनाना है। वेग नियम कैसे बनाना है कि किसी भी अभिकारक का उठाइए, उसका वेग निकालिए। वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारकों का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा एक कांस्टेंट आएगा। फिर जो भी अभिकारक है उसको लिख दीजिए, जो बेस रहेगा वो घात के रूप में जाएगा। और ये वही बेस है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कि A है H2 प्लस I2। A हमारा काम कर रहा है A का और A काम कर रहा है B का। तो A जो है उत्पाद बनाएगा क्या? 2HI। A रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब इसको भी तोड़ेंगे तो A प्राप्त होगा और इसको भी जोड़ेंगे तो A प्राप्त हो जाएगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे? रेट। अब इसका क्या निकाल देंगे? रेट। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? H2। देखिए इसके आगे x था तो x लिखे थे, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना छुपा हुआ है? 1। यानी यहाँ नहीं भी लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि इसके पावर में कितना है? 1। यहाँ हमारा है कितना? I2। I2 के भी पावर में आगे कुछ नहीं है तो पावर आगे कितना है? 1। तो उसके भी पावर में कितना है? 1। अब इसका पुनः रेट करेंगे तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा, हमारा क्या आएगा? एक कांस्टेंट k H2 और एक क्या आ जाएगा? I2। अब इसका हमको निकालना होगा अभिक्रिया की कोटि। क्या? अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया कोटि घातांकों का योग होता है, यानी x प्लस वाई। तो इसके पावर में 1 छुपा हुआ है और इसके भी पावर में कितना छुपा हुआ है? 1। तो 1 प्लस 1 कितना? 2। यानी इस अभिक्रिया के लिए हमारा अभिक्रिया कोटि कितना हो गया?
ठीक है। तो इसी तरह से जो होता है ना, जिसका अभिक्रिया का कोटि 1 आता है उसके लिए हम लोग को क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी वैसी कोई अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि कितना हो, 1 हो। जैसे है, ऐसे बात नहीं है कि ऐसा कंपाउंड नहीं, ये देख लीजिए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अगर इसको हम लोग तोड़ देते हैं, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन से टूटेगा, तो देगा एक NH3 और प्लस क्या दे देगा HCl, एक देगा क्या NH3 और एक क्या दे देगा HCl। अगर इसका रेट करें तो डायरेक्ट करते हैं, कांस्टेंट एक आता है ना, एक कांस्टेंट आ जाएगा और ये आ जाएगा क्या NH4Cl, कुछ नहीं है तो पावर में कितना है 1 है, तो हमारा जो है अभिक्रिया का कोटि आ गया, अभिक्रिया का कोटि कितना हो गया 1। क्यों, क्योंकि अकेला है तो पावर में कितना है 1 है, तो ये हमारा हो गया अभिक्रिया की कोटि। यहाँ हमारा हो गया अभिक्रिया का कोटि 2 और यहाँ हमारा हो गया अभिक्रिया का कोटि x + y। और इस तरह का समीकरण बनाना क्या कहलाता है, वेग नियम, रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियम। और वेग नियम के घात को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, अभिक्रिया की। तो चलिए हमारा मेन टॉपिक यहाँ करना है क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए जो है हमारा ए है, ए कोई प्रोडक्ट ए दे रहा है, ठीक है। ए कोई रिएक्टेंट है जो क्या दे रहा है, ए प्रोडक्ट दे रहा है। ए कब दे रहा है, जब टाइम हमारा 0 है, यानी प्रारंभिक वेग t बराबर 0 है, तो हमारा क्या मिल रहा है ए। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बर्तन है, ठीक है, छोड़ लीजिए, एक बर्तन है और इसको जो है हम गैस चूल्हा पे रख तो दिए हैं, लेकिन अभी इसको हीट करना शुरू नहीं किए, तो क्या ए थोड़ा सा भी गर्म होगा, नहीं होगा। तो वही बात है, जब समय 0 है तो जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है, क्योंकि अब गर्मी नहीं किए, देख रहे कि उसमें परिवर्तन हो जाए, तो होना से तो है नहीं। अब चलिए दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि t बराबर t, तो ए कोई प्रोडक्ट जो देता है a माइनस एक्स देता है। ए कोई प्रोडक्ट है क्या दे, सॉरी ए कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के रूप में क्या देता है a माइनस एक्स, यानी क्या कब देता है यह, तो t समय के बाद, t समय के बाद। अभी ऐसा कैसे बात आप समझिए, आपको यहाँ नहीं समझ में थोड़ा आया होगा कि सर प्रोडक्ट माइनस में कैसे हो गया, प्रोडक्ट तो प्लस में होना चाहिए था। बात ऐसा है कि है तो ये कुल मिलाकर ए ही है कि नहीं है, तो पहले जल गर्म होगा। अगर मान लो कि इस बर्तन में हमारे पास है चावल और जल, चावल और क्या है, जल है, तो देखिए कुछ समय तक हीट करेंगे तो चावल कुछ क्या होगा, गलेगा, कुछ पकेगा, तब ना फाइनल खिचड़ी हो या भात हो बनेगा। तो हमको तो यहाँ ये नहीं पता है कि कितना समय दिए, यानी कि चावल में क्या होगा, कमी, और यही है अभिक्रिया का कोटि, सॉरी अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर होता है अभिकारकों में कमी, अभिकारकों की सांद्रता में कमी या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि। अरे बात समझिए, बाटा लिया गया समय, अभिक्रिया दर इतना सिंपल है। अभिकारकों की सांद्रता में कमी, यानी अभिकारक कौन होते हैं, तीर के इस साइड वाला रिएक्टेंट होता है और इस साइड वाला क्या होता है, प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट में हमेशा कमी होगा, प्रोडक्ट में हमेशा क्या होगा, वृद्धि होगा। कई समझ जाइए कि इंसान का फितरत होता है, कहता है कि हमको स्वर्ग मिले, तो स्वर्ग कब मिलेगा, उसके लिए मरना पड़ेगा। अब मरे हैं ये नहीं, जिंदे हैं, स्वर्ग मिल जाए, संभव नहीं ना है। तो वही बात है, अब अगर चावल अपना अस्तित्व ना खोए, अब चावल को मान लो हम 20 मिनट हीटो कर दिए और कहे कि भाई चावल तू चावले रहना, भात मत बनना, तो पॉसिबल है। भात बनने के लिए क्या होगा, चावल को अपना अस्तित्व खोना होगा। तो वही यहाँ बताया गया है कि टी समय में कितना अस्तित्व खोया, एक्स। एक लड़का था
आप लोग पहचान नहीं रहे, वहाँ का था, उससे आया था शादी के लिए, तभी पूछा था कि हमारे पास 4 गो लड्डू है, ठीक है, और उसमें से हम 1 लड्डू खा गए तो कितना बचा। 4 गो लड्डू है और 4 लड्डू में से 1 लड्डू X लड्डू खा गए तो कितना लड्डू बचा, 4 - X। तो वही बात यहाँ है, हमारे पास रिएक्टेंट A था, हमने समय तौल के नहीं दिया है, T दे दिया है, तो हम मान लिए कि T समय में कितना घटा, X घटा, ठीक है, बस तो काम हो ही गया। ये फार्मूला भी काम आएगा, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं एक अभिक्रिया का दर वाला, इस पर बनता है। अभिकारकों की सांद्रता में कमी, यानी R में हमेशा माइनस रहेगा और P में जो रहेगा हमेशा प्लस रहेगा। यानी अगर बात किया जाए H2 + I2, अभी बनाए थे 2HI, तो इसकी जो होगा माइनस में होगा, ये जो होगा I2 माइनस में होगा, जबकि ये जो होगा HI क्या होगा, प्लस में होगा। रिएक्टेंट माइनस और प्रोडक्ट क्या, प्लस। क्यों? क्योंकि शुरुआत में पानी या चावल था, कुछ समय के बाद क्या हो गया, अब वो भात में ट्रांसफ़र हो रहा है, भात में ट्रांसफ़र हो रहा है, माने चावल अपना अस्तित्व खो रहा है, यानी चावल में कमी हो रहा है। बस देखिए, अब इसका करेंगे रेट, क्या करेंगे, रेट। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A - X के, पता है ना, चूँकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 है, छिपा हुआ हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन समझना है रेट एक कांस्टेंट हटता है तो आता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है K A - X, ठीक है। अब चलिए रेट का अवकलन डिफ्रेंशिएशन या डिफरेंटी लिख लो, TING, यानी क्या कर रहे हैं, सिर्फ रेट को, A - X को नहीं, रेट का अवकलन समय, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, मैथ में ना, तो अवकलन होता है डिफ्रेंशिएशन और समाकलन होता है क्या, इंटीग्रेशन। समय के सापेक्ष करने पर सिर्फ किसका डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, सिर्फ रेट का किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx/dt। क्यों भाई, क्योंकि x का ना कमी हुआ है और इसको समय देंगे तब ना, समय न दिए हैं, इसी कारण t के सापेक्ष किए, = K A - X। पावर में 1 है, हमको दिखाई नहीं दे रहा। अब एक कैटेगरी वाले को एक साथ कर लो, क्या हो जाएगा, dx/ इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, A - X = K dt। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ कर देंगे इंटीग्रेटिंग, यानी वही समाकलन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ समाकलन करने पर। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ रेट का हुआ था, लेकिन इंटीग्रेशन जो हो रहा है दोनों का हो रहा है। तो इंटीग्रेशन का साइन पता ही है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx A - X = इंटीग्रेशन K dt, ठीक है। इंटीग्रेशन dx/dt = K कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना, dt, ठीक है। अब देखिए कैसे हो जाएगा आराम से, dx/dt, सॉरी A - X है ना, A - X, तो क्या होता है इंटीग्रेशन, मान ले आप इतना ही का समझिए ना कि dx/x, तो क्या है log x ना, इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे कि log x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x, और इसके अपोजिट हो जाता है इंटीग्रेशन, यानी log A - X। x भी तो x जो है ना dx के सापेक्ष है, तो इसके लिए हो जाएगा क्या, -1। किसके लिए किए, ये देखिए, ये तो हमारा जो है क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये हमारा क्या है, संख्या x है, x कैटेगरी का है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिए बराबर k, और अगर dt का करेंगे तो क्या आ जाएगा, t ना, +c, यानी इसमें आ जाएगा तो -log
ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ आ जाना है शुरुआत में 8, जब टाइम हमारा 0 था, ध्यान दीजिए, जब टाइम 0 था तो ए माइनस एक्स के बराबर क्या था, ए था, यानी वही पुट करना है, पुट टी इजकल टू 0 और ए माइनस एक्स इजकल टू क्या, ए इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि टाइम हमारा देख लीजिए, जब 0 था तो सांद्रता क्या था, ए था, और जब टाइम टी दे दिए तो सांद्रता कितना हो गया था, ए माइनस एक्स। तो ये तो टी के सापेक्ष हम यहाँ तक आए हैं, यानी टी बराबर टी था, तो अब उसके सापेक्ष चलना है जहाँ टी बराबर क्या है 0, तो टी बराबर 0 ले लिया और ए माइनस एक्स की जगह क्या रख देना है, ए। तो देखिए एक नया चीज़ प्राप्त हो जाएगा क्या, हमें माइनस लॉग ए माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, ए बराबर के टी की जगह क्या रख देना है 0, हो जाएगा ना, के इंटू 0 प्लस सी, ये आ जाएगा माइनस लॉग ए बराबर क्या सी ना, क्योंकि ये तो 0 हो गया। चलिए, तो अब कुछ नहीं करना है, फिर एक बार पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इस बार क्या करना है, सी का मान पुनः समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 हमारा ए है माइनस लॉग ए माइनस एक्स इजकल टू के टी। ठीक है, सी का मान कितना आ गया, माइनस लॉग ए, सी का मान हमारा कितना आ गया, माइनस लॉग ए। कहाँ जगह है, यहाँ जगह है, देख लीजिए। अब देखिए ई इधर माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा क्या, लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इजकल टू क्या, के टी। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, लॉग एम माइनस लॉग एम वाले फॉर्मूला से इजकल टू हमारा हो जाएगा क्या, के टी। अब चलिए इसको या करके लिख दीजिए, के टी को इस साइड लाइए, इजकल टू क्या हो जाएगा, लॉग ये आपको चूँकि जानकारी होना चाहिए, ये जो वैल्यू आता है लॉग बेस ई में आता है, लॉग बेस ई में आता है, क्या आया, ए माइनस एक्स, और लॉग बेस ई से कहाँ लिख दें, यही लिख देते हैं, लॉग बेस ई से अगर बेस 10 में जाते हैं तो ये हो जाता है 2.303 लॉग बेस 10। लॉग बेस ई बराबर क्या होता है, 2.303 लॉग बेस 10, यानी बेस 10 में जाएंगे तो इतना वैल्यू ऐड हो जाएगा, यानी के टी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2.303 लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से यहीं से कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ लॉग बेस ई था तो इतना सारा कहाँ से ला के ऐड कर दिए, तो यहाँ ई यहाँ से ऐड कर दिए। लॉग ई से जब हम लॉग बेस 10 में जाते हैं तो लॉग बेस ई बराबर फार्मूला क्या होता है, 2.303 लॉग बेस 10, यहाँ जो रहेगा वही रह जाएगा, सिर्फ बेस बदलेगा, बेस ई से क्या हो जाएगा, बेस 10। मैथ बनाइएगा या आगे चलकर अगर आएगा आपका आरएनएस इक्वेशन तो उसमें लॉग ई का मान कितना लेना है, 1, पता है ना, लॉग ई का वैल्यू मैथ में कितना होता है, 1। अब यहाँ से देखिए जो हमसे पूछेगा वो निकाल देंगे। 2 क्वेश्चन आता है, कभी आपसे वेग स्थिरांक के पूछेगा तो कभी आपसे टाइम पूछेगा, यानी टी बराबर हो जाएगा क्या, 2.303 बाई क्या के ना, लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स, और यही डेरिवेशन जो है आपको 5 नंबर में आएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, एक बार पुनः समझा देते हैं, उसके बाद जो है आराम से इसको नोट कर लेना है। क्या है कि जब समय टी है, अगर आपको इस वाले ए से तकलीफ है तो आप ई वाला भी ए दे सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जब टाइम 0 है तो ए कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में क्या दे रहा है ए, भैया मान लीजिए कि उसमें कुछ हम इन्वेस्ट करबे नहीं किए, अब ये स्केच को मान लीजिए यहाँ हाथ में रखे हुए हैं, इसको यहाँ से ना हिलाया जाए ना डुलाया जाए ना कहीं फेंका जाए, यहीं रहेगा, यानी वही है, समय इसके पीछे खर्चा नहीं किए तो ए हमारा क्या मिला, ए। जब इसमें हम टाइम दिए लेकिन पता नहीं कितना टाइम दिए, टाइम टी दे दिए,
तो हम x मान लिए कि इसमें कितना कमी हुआ, x का कमी हो गया। अब इसका रेट कर दिए, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो अभिक्रिया का वेग होता है, a माइनस एक्स। चूँकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो घात में 1 है, हमें लिखें या ना लिखें पता चल रहा है। रेट किए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, एक कांस्टेंट आया a माइनस एक्स। रेट का अवकलन कर दिए, डिफ्रेंशिएशन, सिर्फ रेट का ध्यान दीजिएगा, इसी के अंदर क्लियर लिखा हुआ है। रेट को ही इंग्लिश में हिंदी में वेग या दर कहते हैं। दर का अवकलन करने पर तो ये हो गया किसके सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष, dx बाई डी टी इजकल टू, इसका कुछ नहीं किए हैं तो ये जस का तस रह गया के ए माइनस एक्स। डी एक्स एक कैटेगरी वाले को एक साथ कर दिए, एक्स जाति वाले को, डी एक्स ए माइनस एक्स इजकल टू के डी टी। अब कुछ नहीं किए हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन किए हैं, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन जो है दोनों साइड किया गया है, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ रेट का हुआ था, लेकिन इंटीग्रेशन जो हुआ है दोनों साइड हुआ है, तो इंटीग्रेशन का साइन दे दिए। फिर देखिए यहाँ के कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल दिए। फिर इसके बाद यही था ना, इसके बाद यही थे कुछ, हाँ यही था, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स। ए का तो नहीं होगा लेकिन एक्स का होगा। इंटीग्रेशन डी एक्स का करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन ये माइनस में तो क्या आ गया, -1 इजकल टू के डी टी का करेंगे तो टी देगा, क्या दिया, के टी प्लस सी लॉग ए, ऊपर चला गया -4 माइनस लॉग ए माइनस एक्स इजकल टू के टी प्लस सी। इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। फिर यहाँ यही माने हैं कि कहाँ पर, एट पर, जब हमारे पास टाइम 0 था तो हमारा ए माइनस एक्स का सांद्रता भी कितना था, ए था। अब वही पुट कर दिए हैं, पुट टी बराबर 0 एंड ए माइनस एक्स इजकल टू ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ये देखिए माइनस लॉग ए माइनस एक्स की जगह क्या आ गया, ए, उसके बाद के, टी की जगह कितना रख दिए 0 प्लस सी। तो यहाँ से हम सी का वैल्यू निकाल लिए, सी का वैल्यू आ गया हमारा माइनस लॉग ए। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी सी का मान पुनः समीकरण 1 में रख दिए, तो लॉग ए, यहाँ है हमारा समीकरण 1, लॉग ए माइनस एक्स के टी, सी प्लस सी था ना, सी का मान आ गया यहाँ माइनस में, माइनस लॉग ए कर दिए, इधर माइनस में था इधर कर दिए तो प्लस में आ गया, लॉग ए माइनस एक्स इजकल टू उधर हो गया के टी। यहाँ लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग एन, उसको अप्लाई कर दिए तो लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। और यहाँ आपको तकलीफ होगा यहाँ, तो यहाँ से इतना कैसे हो गया, तो लॉग बेस ई में कोई भी वैल्यू आता है उसको अगर बेस 10 में लाना है तो उसके आगे 2.303 ऐड किया जाता है, ठीक है। ये बराबर होता है किसके, यहाँ लिख दे, इसी कारण लॉग बेस ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2.303 लॉग बेस 10। अब वही किए हैं, कुछ नहीं, बस लॉग ई को हटाकर लॉग बेस 10 कर दिए तो ये आकर जुड़ गया। ये जो वहाँ था हमारा यहाँ है, ये है, यहाँ से 2 टाइप के प्रश्न पूछेंगे। डेरिवेशन करेगा, करने के लिए कहेगा तो कर देना है, न्यूमेरिकल कहेगा तो यहाँ से बनता है, जब समय निकालने के लिए कहेगा तो टी को यहाँ रखेंगे, और जब वेग स्थिरांक निकालने के लिए कहेगा तो के को यहाँ, टी को यहाँ रख देंगे। एक वैल्यू दे देगा, एक आपसे पूछेगा, बन जाएगा। चलिए इसको आराम से आप लोग कर सकते हैं।